हाय टू ऑल, मैं आप सबका आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय नीरज कुकरेजा में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम क्या करेंगे, सीडीएस के जितने फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज सारे के सारे हम एक सेशन में रिवाइज करेंगे। और जिन्होंने 2024 की तैयारी करनी है एंड दे आर इंटरेस्टेड फॉर आवर बैच, वो इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी। सो द नंबर इज 9971658659। और ये सेशन आप अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो जिन्होंने 2023 का पेपर 2 देना। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम स्टार्टिंग विद द सेशन। सो इसमें हम क्या करने वाले हैं, सारे फॉर्मूलों की रिवीजन। सो सबसे पहले नंबर सिस्टम। सो सबसे पहला टॉपिक जिसके हम फॉर्मूले रिवाइज करें दैट इज नंबर सिस्टम। देखो, नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स। बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्राइम नंबर पर। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं उसको बोला जाता है प्राइम नंबर्स। 1 से लेकर 100 तक जो सारे प्राइम नंबर्स है वो यहां पर लिखे हुए हैं। आपको क्या बातें ध्यान रखनी है जब आप प्राइम नंबर्स के क्वेश्चंस करते हो? पहली बात, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है और ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। 1 से 50 देयर आर 15 प्राइम नंबर्स। 1 से 100 देयर आर 25 प्राइम नंबर्स। और एक बात और ध्यान रखना, 3 लगातार ऑड प्राइम नंबर्स का एक ही ग्रुप है। दिस इज यूनिक ग्रुप। 3, 5, 7 3 लगातार ऑड प्राइम नंबर्स, यही एक पॉसिबल ग्रुप है। कैसे पता लगाते एक नंबर प्राइम है या नहीं? ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि 2023 पेपर 1 का भी एक क्वेश्चन था। सो जब भी आपको ऐसा नंबर मिलता है और आपको पता लगाना है ये प्राइम है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, जैसे नंबर है 743, तो आपको 743 से छोटा नंबर ढूंढना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर 729। किसका स्क्वायर है? 27। तो 27 तक जितने प्राइम नंबर्स हैं आप सारे लिखोगे और सबसे डिवाइड करके चेक करोगे। ये हमारा मेथड है, ठीक है। सो बेसिकली 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा। क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है? सो अगर आप चेक करोगे ये 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 13 से, 13 5 65, 9 3 93 नहीं हो रहा। 17 से, 17 4 68, 6 3 63 नहीं हो रहा। 19 3 57, 173 नहीं हो रहा। 23 से, 23 3 69, 5 3 53 नहीं हो रहा। यानी कि ये जो नंबर है दैट इज व्हाट? प्राइम नंबर। यानी कि नंबर प्राइम। अगर ये किसी एक से भी डिवाइड हो जाता तो हम बोल सकते थे कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। अगली बात आपको ये बताओ कि जब भी आपको ऐसे नंबर दिया होता है x = 0.572/72 पे, तो इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते कैसे? सो डायरेक्ट शॉर्टकट होता है। जैसे ये नंबर है 572, आप ये लिख लो, माइनस जिस पर बार नहीं है दैट इज 5, डिवाइड बाय 2 डिजिट्स में बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे और 1 डिजिट में बार नहीं है तो 1 0। सो दिस इज 567/990। सो ये आपका आंसर आ गया। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो वो भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट अभी मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं बिकॉज जनरली वो आपको ऑप्शंस देते हैं 99 की फॉर्म में, ठीक है। सो आंसर इज दिस। डिविजिबिलिटी रूल्स। कैसे पता चलता है कि नंबर 2 के टेबल का? अगर नंबर की यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 है तो नंबर 2 के टेबल का। 3 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर सारी डिजिट्स का सम 3 के टेबल का है तो नंबर 3 के टेबल का। 4 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट की 2 डिजिट से जो नंबर बनेगा अगर वो 4 से पूरा डिवाइड हो गया तो नंबर 4 के टेबल का। 5 का रूल, अगर यूनिट डिजिट 0 या 5 है नंबर 5 के टेबल का। 6 का रूल, अगर नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिवाइड होगा तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। 8 का रूल, लास्ट की 3 डिजिट से जो नंबर बनेगा अगर वो 8 से पूरा डिवाइड हो गया तो नंबर 8 के टेबल का। 9 का रूल, अगर डिजिट्स के सारे डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो गया तो वो नंबर 9 के टेबल का। 10 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर यूनिट डिजिट 0 है तो नंबर 10 के टेबल का। 11 का रूल, 11 में क्या करते हैं, जैसे मान लो एक नंबर मैंने लिया 273 ने, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम यूनिट डिजिट, एक एक छोड़ के ऐड करते, 9 + 7 16 माइनस बची हुई डिजिट का सम। अगर वो आंसर ऐसा आ गया जो 11 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 11 के टेबल का। 12 का रूल होता है अगर नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो पक्का वो 12 से भी डिवाइड होगा। अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 7 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना। 7 का रूल ये कहता है कि कोई भी नंबर है, जैसे नंबर दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम यूनिट डिजिट, 3 डिजिट का ग्रुप बनाना। 7 8 8, 7 6 5 4 3 2 1, पहला ग्रुप और तीसरा ग्रुप ऐड करना, फर्स्ट प्लस थर्ड ऐड होगा, माइनस सेकंड और फोर्थ का सम उसमें से माइनस करा जाए। जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा उसे हमें चेक करना क्या वो 7 से डिवाइड हो रहा है। अगर वो डिवाइड हो गया तो नंबर 7 के टेबल का है, वरना नहीं।
ये रूल 7 में भी लगेगा, 11 में भी लगेगा और 13 में भी लगेगा, ये ध्यान रखना। दिस इज कॉमन रूल, कॉमन रूल। सीडीएस के पेपर में 13 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा गया, 13 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा गया, तो ये ध्यान रखना। कभी भी अगर 13 से आगे आप 3-3 डिजिट्स के ग्रुप बनाओगे, अगर जितने भी ग्रुप बन रहे फर्स्ट प्लस थर्ड ऑल्टरनेट ग्रुप्स ऐड होंगे, ऑड ग्रुप्स ऐड करें माइनस इवन ग्रुप्स का सम, जो फाइनल आंसर आएगा उसको चेक करना होगा। फॉर्मेट थ्योरम, रिमाइंडर निकालते हुए एक थ्योरम का यूज होता है जिसका नाम है फॉर्मेट थ्योरम, जो ये कहता है कि a की पावर p-1 डिवाइड बाय p रिमाइंडर 1 होता है, जहां पर p एक प्राइम नंबर है और a और p को प्राइम नंबर होते हैं, यानी कि उनमें कुछ कॉमन नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो मैंने आपको क्वेश्चन बोला 7 की पावर 18 डिवाइडेड बाय 19, आपको क्या चेक कर रहा है, नीचे प्राइम नंबर है, पावर एक कम है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो रिमाइंडर वुड बी 1। अगर मैंने आपको बोला 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाय 101, तो इसका भी रिमाइंडर 1, क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर है, पावर एक कम है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। अगर मैंने आपको बोला 8 की पावर 36 डिवाइडेड बाय 37, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, पावर एक कम है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, सो रिमाइंडर इज 1। इस थ्योरम को बोला जाता है फॉर्मेट थ्योरम। फैक्टर्स, कभी भी आपको किसी नंबर के फैक्टर्स निकालने हो तो कैसे निकालते हैं? मान लो नंबर है p1 की पावर a, p2 की पावर b, p3 की पावर c। सबसे पहले नंबर को प्राइम में ब्रेक करना है, और जब आप उसके फैक्टर्स निकाल दो तो पावर में एक एक ऐड करो और मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 6। अगर मुझे इसके फैक्टर्स चाहिए तो नंबर ऑफ फैक्टर्स, मेरे को इसके फैक्टर्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 3 में एक ऐड करा 4, 4 में एक ऐड करा 5, 6 में एक ऐड करा 7, सो दिस इज 140। तो इसके जो फैक्टर्स हैं दैट इज 140। सो पावर में एक एक ऐड करा और मल्टीप्लाई करा, दैट इज 140। नाउ अब देखो, कभी कभी वो आपसे इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स कुछ कुछ पूछ सकता है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, इतना ध्यान रख लेना। सपोज कोई नंबर है 2 की पावर 3, 3 की पावर 5 एंड 5 की पावर 4। अगर क्वेश्चन पूछा जाए नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन, एन के कितने फैक्टर्स हैं, तो पावर में एक एक ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई, 4 इंटू 6 इंटू 5, सिंपल सा आंसर 120। अगर क्वेश्चन पूछा जाए नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, ये ध्यान रखना, इवन फैक्टर्स यानी कि सम गुणनखंड, इवन फैक्टर्स। अब इवन फैक्टर्स निकालते वक्त अब ये ध्यान रखना, हम 2 की पावर वही रखते हैं, बाकियों की पावर में एक एक ऐड होता है। क्यों होता है ये सब सिखा चुका हूं अभी, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करा रहा हूं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और जब आपसे पूछा जाए ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, तो ऑड फैक्टर्स में क्या करेंगे, ऑड फैक्टर्स में क्या करेंगे, 2 की पावर नहीं लेंगे, 2 की पावर नहीं लेंगे, बाकियों की पावर में एक एक ऐड करेंगे, सो 6 इंटू 5 दैट इज व्हाट 30। सो ऑड फैक्टर्स आर 30, इवन फैक्टर्स 120, टोटल फैक्टर्स 120, इवन 90 और ऑड 30। अब नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, एक नंबर के एंड में कितनी जीरोस आएंगे? देखो एक नंबर के एंड में जीरोस कितनी होंगी ये डिपेंड करेगा 2 पर और 5 पर, कितने 2 और कितने 5, जो दोनों में से कम होगा वही हमारा आंसर होगा। बट जब भी फैक्टोरियल का क्वेश्चन होगा तो हमेशा 5 कम होते हैं, और हम 5 कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लो ये नंबर है 384 फैक्टोरियल, अब मुझे इसमें पता लगाना कितने 5, जब 5 पता लगाना तो हम 384 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये कुछ आया 76, पॉइंट कुछ आ रहा है, पॉइंट वाला पार्ट छोड़ दो, 76 को फिर 5 से डिवाइड करा 15, पॉइंट कुछ आ रहा है वो छोड़ दो, 15 को 5 से करा 3, जैसे ही 5 से छोटा नंबर आए रुक जाओ, ऐड कर लो। सो इस नंबर के एंड में 94 ट्रेलिंग जीरोस है, 94 ट्रेलिंग जीरोस है, इस नंबर के एंड में 94 ट्रेलिंग जीरोस, यानी कि इस नंबर के एंड में 94 लगातार जीरोस होंगे। नेक्स्ट, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, कभी भी आपको सारे नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए 1 से लेकर n तक, सो n इंटू n प्लस 1 बाय 2, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज में होता है। मान लो 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n तक हो तो n इंटू n प्लस 1 बाय 2, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। यूनिट डिजिट, कभी भी आपको यूनिट डिजिट निकालनी हो किसी नंबर की तो हम कैसे निकालते हैं यूनिट डिजिट, ये समझते हैं। मान लो कोई भी नंबर आए, ये ध्यान रखना, अगर नंबर 0 पे एंड कर रहा है, 1 पे एंड कर रहा है, 5 पे एंड कर रहा है या 6 पे एंड कर रहा है, तो उसकी यूनिट डिजिट अपने पे एंड करती है। 0 वाला 0 पे एंड करेगा, 1 वाला 1 पे, 5 वाला 5 पे और 6 वाला 6 पे।
अगर नंबर 4 पे एंड कर रहा है, उसकी पावर ऑड है तो आंसर 4, 4 की पावर इवन है तो आंसर 6, 9 की पावर अगर ऑड है तो 9, अगर 9 की पावर इवन है तो आंसर है 1। 2, 3, 7, 8 के केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करो, पावर को 4 से डिवाइड करो। अगर रिमाइंडर 1 आया तो फर्स्ट पावर, 2 आया तो सेकंड पावर, 3 आया तो थर्ड पावर, 0 आया तो फोर्थ पावर। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 0, 1, 5, 6 में वो अपने पे ही एंड करेगा, 4 की पावर ऑड पर 4, इवन पर 6, 9 की पावर ऑड पर 9, इवन पर 1, 2, 3, 7, 8 के केस में पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर 1 आया तो फर्स्ट पावर, 2 आया तो सेकंड पावर, 3 आया तो थर्ड पावर, 0 आया तो फोर्थ पावर। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, अगर हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है फ्रैक्शंस का तो हम कैसे निकालेंगे। देखो, कभी भी आपको फ्रैक्शंस दी हुई है, कोई भी आपको फ्रैक्शंस दी हुई है, एक ए बाय बी, एक सी बाय डी, इसका मुझे एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं। देखो, मान लो एक फ्रैक्शन ए बाय बी, एक सी बाय डी, सबसे पहले चेक करो क्या अपनी लोएस्ट फॉर्म में है वो। अगर वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है तो उन्हें लोएस्ट फॉर्म में लाओ। जब आप उसे लोएस्ट फॉर्म में ले आते हो तो एचसीएफ कैसे निकालोगे, ऊपर ऊपर वाले नंबरों का एचसीएफ, नीचे नीचे वाले नंबरों का एलसीएम। एलसीएम निकालना तो ऊपर ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे नीचे वालों का एचसीएफ। ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। एचसीएफ इनटू एलसीएम इज n1 into n2. HCF into LCM is n1 into n2. So product of two numbers is equal to product of their HCF and LCM. ठीक है, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला दो नंबर्स के लिए वैलिड, ये फॉर्मूला दो नंबर्स के लिए वैलिड, ओनली फॉर टू नंबर्स। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एक बहुत ही सिंपल चीज यूज होती है हमारे क्वेश्चंस में, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक इनटू भागफल जमा शेषफल। नाउ कभी भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिले x की पावर n माइनस वाई की पावर n, ये ध्यान रखना वो हमेशा x माइनस वाई से डिवाइड होगा अगर n एक नेचुरल नंबर। यहां पर ये ध्यान रखना n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, n एक नेचुरल नंबर, x की पावर n माइनस वाई की पावर n हमेशा x माइनस वाई से डिवाइड होगा अगर n एक नेचुरल नंबर। x की पावर n माइनस वाई की पावर n x प्लस वाई से डिवाइड होगा अगर n एक इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर। x की पावर n प्लस वाई की पावर n x प्लस वाई से डिवाइड होगा अगर n एक ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट यूसेज आती है इसकी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? एक ऐसा सीरीज जहां पर टर्म्स के बीच में डिफरेंस है, तो उसकी nth टर्म कैसे निकालते? फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d। जब आपको सम निकालना हो तो फॉर्मूला होता है n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या फिर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। सो ये ध्यान रखना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपको nth टर्म निकालनी तो a प्लस n माइनस 1d, सम निकालना तो n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। अगर a और b दो नंबर्स हैं तो उनका अरिथमेटिक मीन कैसे आएगा? a प्लस बी बाय 2, अरिथमेटिक मीन a प्लस बी बाय 2। कभी भी दो नंबर्स उनका अरिथमेटिक मीन निकालना तो a प्लस बी बाय 2। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है जहां रेशो सेम होती है, जैसे नंबर्स 2, 6, 18, 54 रेशो सेम है, ट्रिपल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, तो a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द रेशो। nth टर्म का फॉर्मूला a r की पावर n माइनस 1, सम निकालना है तो a इंटू r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1, a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ना इनफाइनाइट टर्म्स, अगर इनफाइनाइट टर्म्स है मतलब सीरीज खत्म नहीं हो रही, कॉमन रेशियो की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस r, ये होता है फर्स्ट टर्म, r होता है कॉमन रेशियो। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में क्या रिलेशन? अरिथमेटिक मीन अगर दो नंबर्स हैं a और b, उनका अरिथमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी, हार्मोनिक मीन 2ab अपॉन a प्लस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीडीएस में कई बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए हार्मोनिक मीन क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ जो भी दोनों नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उनका सम। ऐसे भी एक बार पूछा गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन इज स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। और अगर दो नंबर्स हैं a और b, उनका अरिथमेटिक मीन हमेशा उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा या बराबर होगा, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक। बहुत इंपॉर्टेंट, सो प्लीज नोट डाउन दिस। अब हम बात करते हैं अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूलाज की। सबसे पहले बॉडमास,
जब आप एल्जेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सिंप्लीफाई करते हो, तो ऑर्डर होता है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना। ब्रैकेट में भी सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और लॉन्ग ब्रैकेट, उसके बाद ओ यानी कि ऑफ, ऑर्डर ऑफ होता है यानी कि सर्ड इंडाइसेस, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सॉल्व करना। अदरवाइज खाली वर्ड ऑफ लिखा हुआ है या का लिखा है, उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। डी डिवीजन, एम मल्टीप्लीकेशन, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन। एक्सपोनेंट्स की अगर बात करी जाए तो x की पावर a इंटू एक्स की पावर b, पावर्स ऐड हो जाती है, x की पावर a प्लस b, 2 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 5, 2 की पावर 12, x की पावर a डिवाइड बाई x की पावर b, x की पावर a माइनस b, 2 की पावर 11 डिवाइड बाई 2 की पावर 4, 2 की पावर 7, x की पावर a ब्रैकेट लगाओ b तो x की पावर ab, 2 की पावर 3 ब्रैकेट लगाओ 4 सो 2 की पावर 12, एनीथिंग रेज टू दी पावर 0, x की पावर 0 इज 1 सो 2 की पावर 0 इज 1, x की पावर माइनस n इज 1 अपॉन x की पावर n, so 2 की पावर माइनस 3 है, दैट इज 1 बाय 2 की पावर 3। इसके बाद एक बात ध्यान रखना, कभी भी आपको सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन आता है y इज इक्वल टू अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a सो ऑन, और a क्या है, दो लगातार नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, दो लगातार नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, तो आंसर शॉर्टकट है y की वैल्यू बड़ा वाला नेचुरल नंबर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो मैंने आपको बोला y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 20 प्लस अंडर रूट ऑफ 20 प्लस अंडर रूट ऑफ 20 सो ऑन। अब 20 दो लगातार नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है, 20 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5, तो आंसर बड़ा वाला नंबर हो, आंसर बड़ा वाला नंबर हो, सो y की वैल्यू 5। जब प्लस साइन है तो बड़ा वाला नंबर, अगर माइनस साइन होगा तो छोटा वाला नंबर, अगर माइनस साइन होगा तो छोटा वाला नंबर। जैसे मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 90 माइनस अंडर रूट ऑफ 90 माइनस अंडर रूट ऑफ 90 माइनस सो ऑन। अब 90 दो लगातार नंबर्स का प्रोडक्ट है, 9 इंटू 10, क्योंकि बीच में साइन माइनस है तो छोटा वाला नंबर, तो उसका आंसर जो होगा दैट इज व्हाट 9। अब एल्जेब्राइक फॉर्मूलाज की बात करते हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूले। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कभी कभी वो इन दोनों को क्लब करेगा और क्वेश्चन बनाएगा, दोनों को ऐड कर देगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को ऐड करा तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कभी कभी दोनों का डिफरेंस करेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल, तो क्या आएगा 4ab। और ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, a प्लस बी a माइनस बी 4ab, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। a प्लस बी दिया, a बी दिया, a माइनस बी निकाल दो, a माइनस बी दिया, a बी दिया, a प्लस बी निकाल दो, ये यूज में आएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगला फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब आप देखो, अगर आप दोनों को ऐड कर दो, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, जब दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ a क्यूब। यहां पर a की पावर 3 है तो यहां a कम होगा, 3a की पावर 1 और b की पावर 2। जब आप दोनों का डिफरेंस लोगे, तो 2 टाइम्स ऑफ b क्यूब, यहां b की पावर ज्यादा तो यहां a की होगी, 3a स्क्वायर b, तो याद करना भी काफी आसान है। 7th फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो एक्स क्यूब प्लस 1 क्या होगा, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो एक्स क्यूब माइनस 1 क्या, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों, प्लीज फोकस ऑन दिस। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए। और देखो ये जो है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए, इसको हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, उसका फॉर्मूला क्या बनता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए, या फिर हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला फॉर्मूला, ये बहुत कम बच्चों को पता होता है,
तो इसको भी नोट कर लेना, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है सीडीएस में। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। नाउ सी दिस, कुछ कॉमन पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जहां पर कुछ डाटा आपको दिया होगा, उस डाटा को देखते ही आपको फटाफट इंटरप्रेट करना कुछ और। जैसे उसने आपको दिया x प्लस वन बाई एक्स टू है, x प्लस वन बाई एक्स टू है, तो देखते ही बताओ x की वैल्यू 1। जैसे ही x प्लस वन बाई एक्स टू दिखाई दिया x की वैल्यू 1, जैसे x प्लस वन बाई एक्स माइनस टू दिखाई दिया x की वैल्यू -1, जैसे x प्लस वन बाई एक्स 1 दिखाई दिया x क्यूब की वैल्यू -1, x प्लस वन बाई एक्स -1 तो x क्यूब की वैल्यू 1, अगर x प्लस वन बाई एक्स रूट 3 तो x की पावर 6 -1। ये पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। अगर x प्लस वन बाई एक्स टू है तो x की वैल्यू 1, अगर x प्लस वन बाई एक्स माइनस टू है तो x की वैल्यू -1, अगर x प्लस वन बाई एक्स 1 है तो x क्यूब की वैल्यू -1, अगर x प्लस वन बाई एक्स -1 है तो x क्यूब की वैल्यू +1, और अगर x प्लस वन बाई एक्स रूट 3 है तो x की पावर 6 इज -1। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी आपको दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करने के कई मेथड्स होते हैं। एक तो ये फॉर्मूला मेथड -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। दो रूट्स आते हैं, एक अल्फा एक बीटा, ठीक है। फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, बट ये आपको आना बहुत जरूरी है। अब जो रूट्स आते हैं वो कितने रूट्स होंगे, ये किस बात पे डिपेंड करता है, डी पर। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसी को हम डी बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये डी 0 से बड़ा है तो 2 रियल सॉल्यूशन, या फिर हम बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। अगर ये डी 0 के बराबर है तो हम बोलते हैं 1 रियल सॉल्यूशन, यानी कि रियल एंड इक्वल सॉल्यूशन। और अगर डी लेस देन 0 है तो हम बोलते हैं इमेजिनरी सॉल्यूशन या नो रियल सॉल्यूशन। यानी कि ये इस पूरे डी पे डिपेंड करता है। ये डी नहीं है, ये एक्स की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू, ठीक है। डी ये होता है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब जो वो दो रूट्स होते हैं, एक को हम अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। कभी भी आपको इक्वेशन दी है एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स माइनस b बाय अल्फा बीटा c बाय अल्फा बीटा रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना। अगर सम ऑफ रूट्स दिया हुआ और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया, वो आपको दे देगा सम ऑफ रूट्स। आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, ये यहां पे माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा सी बाय ए। अब ये ध्यान रखना, अगर आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा निकालना, तो कैसे निकालोगे? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा 4 प्लस बीटा 4 निकालना है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने सॉल्व ही करी थी। सो इस तरीके से सॉल्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये आपके पेपर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वहां से आपके पास सम ऑफ रूट्स आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स माइनस b बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाय अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके, यहां आपने निकाली थी, वही सॉल्व करा, आंसर आ जाएगा। अगर सम ऑफ रूट्स एस है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी है, सम ऑफ रूट्स एस है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ है, आपको इक्वेशन लिखनी है तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। आपको कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दिया गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ए पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, ए ग्रेटर देन 0 है, तो उसका मिनिमम होता है, उसका मिनिमम होता है, ठीक है। और अगर ए लेस देन 0 है तो उसका मैक्सिमम होता है। चाहे क्वेश्चन मिनिमम पे हो चाहे क्वेश्चन मैक्सिमम पे हो, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला, ये वैल्यू है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, चाहे वो आपसे क्वेश्चन मिनिमम पूछे चाहे वो आपसे मैक्सिमम पूछे, ये ध्यान रखना, चाहे मिनिमम पूछा जाए चाहे मैक्सिमम, फॉर्मूला 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। किस वैल्यू पे होगा एक्स की? माइनस बी अपॉन 2, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, क्यूबिक इक्वेशन। कभी भी आपको इक्वेशन दी है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी,
तो इसके 3 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा, तीनों रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, यानी कि दो का प्रोडक्ट और फिर सम, दैट इज सी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा माइनस बी अपॉन ए। सो ये आपको पता होना चाहिए। एक्सपेंशन ऑफ x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n, कभी भी आपको x की पावर n माइनस y की पावर n को एक्सपैंड करना है तो कैसे करोगे? देखो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आपको होता है x माइनस y इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 एक्स माइनस वाई इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ध्यान से समझो हो क्या रहा है, पावर 5 पहले x माइनस वाई बाहर अंदर पावर 4 से शुरू करा, अब x की एक पावर कम करेंगे y की बढ़ाएंगे, x की कम करेंगे y की बढ़ाएंगे, x की कम करेंगे y की बढ़ाएंगे और एंड में खाली y की टर्म आ जाएगी। बस बहुत सिंपल सा है। इनइक्वालिटीज, कभी भी आपको ऐसा दिया हो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर का साइन तो आंसर क्या है? देखो जब आप इसको इक्वल टू 0 करोगे तो एक आंसर आएगा -5, एक आएगा 3, बड़ा कौन सा है? 3। तो इसका सिंपल आंसर होता है x बड़ा होगा बड़ी वैल्यू से या फिर x छोटा होगा छोटी वैल्यू से। जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है तो दो आंसर्स आ रहे, एक -5 और एक 3, x बड़ा होगा बड़ी वैल्यू से, x छोटा होगा छोटी वैल्यू से। जब लेस देन का साइन हो तो x उन दोनों के बीच में लाई करेगा, एक है 3 एक है -8, तो x की वैल्यू -8 से 3 के बीच, -8 से 3 के बीच। नेक्स्ट इज लोगारिथम। अगर हम बात करें लोगारिथम की तो लोगारिथम के कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आपको पता होना चाहिए, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। log 1 टू द बेस b, कोई भी बेस हो, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। log b टू द बेस b, नंबर और बेस सेम है तो 1, log b की पावर n बेस b है तो ये n आगे आ जाएगा तो आंसर है। log a टू द बेस b, अगर आप नंबर का भी रेसिप्रोकल ले लो बेस का भी रेसिप्रोकल ले लो सेम आंसर आएगा। log a टू द पावर y, बेस में b की पावर s x, तो ये y अपॉन x हो जाएगा और log a टू द बेस b हो जाएगा। b टू द पावर log b के, ये कैंसिल हो जाता है k आ जाएगा। log a टू द बेस b, आप रेसिप्रोकल कर दो बेस और नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। दीज आर द कॉमन प्रॉपर्टीज। फिर ये कुछ आपको पता होना चाहिए, अगर बोला जाए log xy तो log xy क्या होता है? log x प्लस log y, बेस सेम है। log x अपॉन y, log x माइनस log y, log x की पावर k तो k आगे चला जाएगा, k log x हो जाएगा। log x टू द बेस a, अब बेस अगर चेंज करना, दोनों का बेस b रखा, यहां log x यहां log a। सो ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 टू द पावर 20, 2 की पावर 20 है, इसमें डिजिट्स बताओ। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट, मान लो आपको नंबर दिया गया 2 की पावर 20, अब मेरे को इसमें डिजिट्स बतानी। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं log लूं, log n, सो log n इज 20 log 2, log 2 की वैल्यू दी हुई है विच इज 0.301। अगर मैंने इसे सॉल्व करा तो ये कितना आ रहा है 6.02। अब पॉइंट वाला पार्ट हटा दो, पॉइंट वाला पार्ट हटा दो, 6 आया, इसमें एक ऐड कर दो, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 टू द पावर 20 इज 7। और मैं कुछ log की वैल्यूज लिख रहा हूं जो आपको पता होनी चाहिए। log 2 की वैल्यू होती है 0.301, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, log 5 की वैल्यू होती है 0.6990। ये सब आपको टिप्स में होना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमें कौन कौन से फॉर्मूले पता होने चाहिए, एक बार इनकी बात करते हैं। जस्ट पानी पी लूं। ट्रिगो में कभी भी हमें दिया हुआ है sin x इज इक्वल टू cos y या tan x इज इक्वल टू cot y, sec x इज इक्वल टू cosec y, ये बोलेगा कि x और y दोनों 90 के बीच में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इन दोनों एंगल्स का टोटल 90 हो। sin x कभी भी cos y के बराबर हो, tan x cot y के बराबर हो, sec x cosec y के बराबर, तो x प्लस y की वैल्यू 90। कभी भी आपको दिया हुआ a sin थीटा प्लस b cos थीटा, मैक्सिमम वैल्यू पूछे या मिनिमम वैल्यू, आपको क्या करना है, अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू, माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिनिमम वैल्यू। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो मैंने आपको एक्सप्रेशन दिया
3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। अब मैं आपको बोलता हूं इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो सिंपल आपको क्या करना, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर जो कि 5 होता है, तो आंसर इज 5। आंसर इज 5। नेक्स्ट, कभी भी दिया ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, जो भी बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू, जो भी छोटा होगा वो मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू ए, मैक्सिमम वैल्यू बी। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये y, अगर कोई मेरे से पूछे y की मिनिमम वैल्यू, भाई साइन के साथ 5 है, कॉस के साथ 8, जो बड़ा नंबर है वो मैक्सिमम वैल्यू है और जो छोटा नंबर है वो मिनिमम वैल्यू। सो मिनिमम इज 5, मैक्सिमम इज 8। कभी भी आपको दिया a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा, तो मिनिमम होगा 2 रूट ए बी और मैक्सिमम होगा इंफिनिटी। a और b पॉजिटिव है, मिनिमम 2 रूट ए बी, मैक्सिमम इंफिनिटी। a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा, अगर a बड़ा हुआ, अगर a बड़ा हुआ b से तो 2 रूट ए बी। ऐसे a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा, अगर a बड़ा हुआ तो 2 रूट ए बी, और अगर b बड़ा हो गया यहां पर तो यहां पर a प्लस बी हो जाएगा। ये ध्यान रखना, कॉस और सेक वाले में, साइन और कॉसेक वाले में अगर b बड़ा हो गया यानी कि कॉसेक का कोफिशिएंट या सेक का कोफिशिएंट बड़ा हो गया तो आंसर a प्लस बी हो जाता। मैं आपको इन सब के एग्जांपल्स देता हूं सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाएगी। सपोज अगर क्वेश्चन पूछा जाए मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा, एक क्वेश्चन ही। दूसरा क्वेश्चन मान लो दिया गया मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 sec स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा। एक क्वेश्चन पूछा गया मिनिमम वैल्यू ऑफ 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 18 cosec स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान देना, पहले वाले केस में 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा, सिंपल 2 रूट ए, सो 2 अंडर रूट 4 इंटू 9, आंसर है 12। इस वाले केस में क्योंकि cos स्क्वायर का कोएफिशिएंट बड़ा है तो फॉर्मूला वही लगेगा 2 रूट ए बी 2 अंडर रूट 4 इंटू 9, यहां पर भी आंसर 12, बट यहां पर cosec का कोएफिशिएंट बड़ा है तो आंसर 8 प्लस 18 दैट इज 26। a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा, a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा, इसका शॉर्टकट है अंडर रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट b होल स्क्वायर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो क्वेश्चन बोला गया मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 sec स्क्वायर थीटा प्लस 9 cosec स्क्वायर थीटा। सो सिंपल सा शॉर्टकट है, इसका शॉर्टकट ये कहता है कि इसका रूट लो 2, इसका रूट लो 3 और इसका स्क्वायर कर दो, आंसर इज 25। आंसर इज 25। ट्रिग्नोमेट्रिक की कुछ आइडेंटिटीज है जो आपको पता होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 50% क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं आइडेंटिटी से सॉल्व हो जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा लिखा है तो आप लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगला पार्ट देखो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5 cos थीटा प्लस 12 साइन थीटा इज 30। जब भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन लिखा है जहां पर cos के साथ कोई नंबर है, साइन के साथ कोई नंबर है और यहां पर कोई नंबर है और ये तीनों नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करें, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो देखो a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज c और c अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को c से डिवाइड कर देते, पूरी इक्वेशन को c से डिवाइड कर देते, यानी कि पूरी इक्वेशन को यहाँ 13 से डिवाइड कर। जब आपने 13 से डिवाइड करा सो 5/13 cos थीटा 12/13 sin थीटा इज 1। तो जो sin थीटा के साथ लिखा वो sin थीटा की वैल्यू, जो cos थीटा के साथ लिखा वो cos थीटा की वैल्यू, जो sin थीटा के साथ लिखा वो sin थीटा की वैल्यू, जो cos थीटा के साथ लिखा वो cos थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब हाइट एंड डिस्टेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट यूसेज आती है। आपको ऐसा कुछ डायग्राम मिलेगा जहां पर ये 60 डिग्री है 30 डिग्री, तो देखते ही पता होना चाहिए अगर 60 का बेस 1 यूनिट है तो 30 का बेस 3 यूनिट होता है, यानी कि ये पक्का 2 यूनिट होता है।
60 45, अगर 60 का बेस 1 यूनिट है तो 45 वाले का बेस √3 यूनिट होगा, यानी कि ये √3 - 1 होगा। 45 35, अगर 45 का बेस 1 है तो 30 वाले का बेस √3 होगा, यानी कि ये वाला पार्ट √3 - 1 होगा। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जो आपको पता होने चाहिए। 3 4 5, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, 20 21 29, 12 35 37, 9 40 41, 11 60 61, 16 63 65। ये कुछ कॉमन पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जो मैंने लिखे हैं, ये आपको पता होने जरूरी है। ठीक है, चलो एक बात मैं आपको बता दूं, आपको पता है 3rd को आपका पेपर है जिसके लिए हम ये रिवीजन करा रहे हैं, तो उसकी एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आऊंगा। पहले आपको जिस दिन पेपर होगा 3 सितंबर, देखो मैं आपको बता देता हूं होता क्या है। जिस दिन पेपर होता है सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं आंसर की में, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द सॉल्यूशन। मैं हर साल उसकी एनालिसिस कराता रहा। पहले जब मैं बायजूस में था तो मैं ही एनालिसिस कराता था। ठीक है, मेरे बाद जब एनालिसिस हो रही है तो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट, बट बहुत सारे आंसर्स गलत हो रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सही नहीं कर सकते, बट क्या होता है जल्दबाजी में करने के चक्कर में बहुत सारे आंसर्स गलत हो जाते हैं। तो व्हाट वी विल डू, मैं जिस दिन हमारा पेपर है दैट इज ऑन 3rd, उस दिन मैं आपको आंसर की बताऊंगा। नेक्स्ट डे मैं पूरे सॉल्यूशंस कराऊंगा। तो पहले मैं आपको आंसर की बताऊंगा 9 बजे, आप सारे लोग आ जाना, आपको आंसर की एक्यूरेट आंसर की मिलेगी। 100 के 100 क्वेश्चंस के परफेक्ट आंसर्स में देने की कोशिश करूंगा। हाँ, एक दो मेरे भी गलत हो सकते हैं, ठीक है, उतना बफर दे देना, बट आई विल ट्राई टू गिव यू 100% करेक्ट आंसर की। सो 9 बजे आपको आंसर की मिल जाएगी। कोई भी बैच से रिलेटेड क्वेरी यू कैन जस्ट मैसेज मी ऑन दिस नंबर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अब आगे। नेक्स्ट इज ज्योमेट्री, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। सो अगला पार्ट, उसके फॉर्मूलों की बात करते हैं। देखो जब भी आपको ऐसा दिया ये लाइन 1 L1, ये लाइन L2, ये लाइन L3, अब बोला गया L1 is parallel to L2 is parallel to L3, ये तीनों लाइंस पैरेलल। L1 is parallel to L2 is parallel to L3, L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल, L1 L2 के पैरेलल, L2 L3 के पैरेलल। तो क्या होगा, ये जो इंटरसेप्ट बनते हैं यानी कि ए बी और बी सी की रेशो वही होगी जो डी और ई एफ की रेशो। सो ए बी अपॉन बी सी इज डी अपॉन ई एफ, ये रेशो आपको पता होनी चाहिए। ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी अपॉन ई एफ। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, ये आपको पता है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, मान लो ये एक ट्राइंगल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल, तो ये वाला एंगल इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। अगर आपको ट्राइंगल की 3 साइड्स दी हैं, पता कैसे लगाओगे कौन सा ट्राइंगल? क्या करना, जब भी आपको 3 साइड्स, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मैंने आपको बोला एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स है 5 6 एंड 8। अब मुझे पता लगाना है कौन सा ट्राइंगल, तो क्या करना, जो दो छोटी साइड उनके स्क्वायर का सम करना और तीसरी साइड के स्क्वायर का को सॉल्व करना। ये 25 प्लस 36 61 और ये 60, ये बड़ा आ गया। जब ये बड़ा आएगा तो कौन सा ट्राइंगल? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो कौन सा ट्राइंगल? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। तो प्लीज नोट डाउन दिस। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर आ गया तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर आ गया तो राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर आ गया तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट इज पॉलीगन्स। पॉलीगन्स में हमें पता हो कि सारे इंटरनल एंगल्स के सम, पॉलीगन्स के सारे इंटरनल एंगल्स के सम n-2 इंटू 180 डिग्री। सारे एक्सटर्नल एंगल्स का सम हमेशा 360 होता है। अगर रेगुलर पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल बताना हो तो n-2 इंटू 180 अपॉन n, ईच एक्सटीरियर एंगल बताना हो तो 360 डिवाइड बाय n। पॉलीगन में कितने डायगोनल्स होते हैं? n इंटू n-3 अपॉन 2, n इंटू n-3 अपॉन 2। पॉलीगन्स में जो डायगोनल n इंटू n-3 अपॉन 2। कोई भी पॉलीगन है उसका एरिया अगर बताना तो कैसे बताओगे? n a स्क्वायर बाय 4 cot 180 बाय n। n होता है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, a क्या? लेंथ ऑफ ईच साइड। सो ये एरिया का फॉर्मूला है। अब एक बात ध्यान रखना, ट्राइंगल की किसी भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। ट्राइंगल की किसी भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। अब यहां पर वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा,
वो आपको ऐसे बोल देगा कि मान लो ये वाली साइड 12 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 20 सेंटीमीटर है, ये एक्स है, तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, जब भी थर्ड साइड होती है ना, वो इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी होती है और सम से छोटी होती है, इन दोनों का सम 30। तो ये जो थर्ड साइड होती है वो हमेशा डिफरेंस से बड़ी होती है और सम से छोटी होती है। साइन फॉर्मूला, कोई भी ट्राइंगल है अगर उसमें आप साइन फॉर्मूला यूज करते हो तो a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r। r होता है सरकम रेडियस, आर एस सरकम रेडियस, ठीक है। a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r। कोसाइन रूल, कॉस ए की वैल्यू, मान लो कॉस ए की वैल्यू चाहिए तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ए है तो ए स्क्वायर माइनस डिवाइड में 2bc, ठीक है। दिस इज कोसाइन फॉर्मूला। देन इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल के 5 फॉर्मूले जो आपको ध्यान रखना है। पहला हाफ बेस इनटू हाइट, दूसरा हीरोन्स फॉर्मूला। सो व्हाट इज द नेक्स्ट फॉर्मूला? दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। ए बी सी क्या है? ट्राइंगल्स की साइड्स। थर्ड है हाफ ए बी साइन सी, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। चौथा क्या है? इन रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर, आर इन रेडियस एस सेमी पेरीमीटर। पांचवा ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर, तीनों साइड्स का प्रोडक्ट डिवाइड बाय 4 इंटू कैपिटल आर। कैपिटल आर है सरकम रेडियस। कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, उसका इन रेडियस क्या होगा? एरिया डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर। बट इक्विलैटरल ट्राइंगल में साइड डिवाइडेड बाय 2√3। वेरी इंपॉर्टेंट। राइट एंगल ट्राइंगल में इन रेडियस निकालना है, अंत्य त्रिज्या, बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेन्यूज बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकम रेडियस, कोई भी ट्राइंगल है उसका सरकम रेडियस का फॉर्मूला एबीसी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल साइड डिवाइड बाय √3 और राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज बाय 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बेसिकली हमने 5 फॉर्मूले जो डिस्कस करे वो ये 5 फॉर्मूले हैं, ठीक है। नेक्स्ट इक्विलैटरल ट्राइंगल में आपको बताना चाहिए, वो जो 5 फॉर्मूले मैंने आपको बताया वो सारे ट्राइंगल्स में एप्लीकेबल। अब हम बात करते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। हाइट क्या होती है? √3/2 इंटू साइड। एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सिमिलैरिटी, ये ध्यान रखना, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम होती है। लेट वो रेशो के है। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के है तो चाहे पेरीमीटर हो यानी कि परिमाप, ऑल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाइयों का अनुपात, मीडियन माध्यिकाओं की लंबाई, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक की लंबाई, इन रेडियस अंत्य त्रिज्या, सरकम रेडियस परित्रिज्या, सबकी रेशो के होगी। बट एरिया की रेशो के स्क्वायर, एरिया की रेशो के स्क्वायर होगी। राइट एंगल ट्राइंगल में सिमिलैरिटी यूज होता है और कुछ रिजल्ट्स आते हैं, तो मैं उनकी बात करूं। पहला रिजल्ट बहुत सिंपल है, बेस एसी इंटू हाइट बीडी, एसी इंटू बीडी इज इक्वल टू AB इंटू BC, पहला रिजल्ट। दूसरा BA का स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC, BC का स्क्वायर CD इंटू CA, BD का स्क्वायर DA इंटू DC। 1/BD स्क्वायर इज 1/AB स्क्वायर प्लस 1/BC स्क्वायर। ऑर्थो सेंटर, अगर एक ट्राइंगल है ABC, ऑर्थो सेंटर होता क्या है? ऑर्थो सेंटर होता है जहां सारे ऑल्टीट्यूड मिलते हैं। एक ट्राइंगल के सारे ऑल्टीट्यूड जिस पॉइंट में मिलते हैं उस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर बोला जाता है। एंगल ए प्लस एंगल BOC जो होता है दैट इज 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल BOC जो होता है दैट इज 180 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट। सेंट्रॉइड यानी कि केंद्रक, क्या होता है सेंट्रॉइड? जहां सारे मीडियंस मिलते हैं, इस पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड मीडियन को 2 और 1 की रेशो में डिवाइड करता है, यानी कि AG और GD की रेशो 2:1, BG GE की रेशो 2:1, CG GF की रेशो 2:1, ये यहां पर बताया गया। अपोलोनियस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम का यूज कब होगा? जब भी क्वेश्चन में मीडियन की लेंथ की बात होगी। क्या फॉर्मूला है अपोलोनियस थ्योरम है कि अगर ए से एक मीडियन बन रहा है AD, तो ये ध्यान रखना AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस तीसरी साइड का था, चाहे BD लिख लो चाहे DC, क्योंकि ये दोनों बराबर है, मीडियन है। सो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्या होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? अगर ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, तो
ये इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, यानी कि ये a/2, ये भी a/2. सो AB अपॉन AC, AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC, AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC. क्वाड्रिलैटरल का एरिया, कभी भी आपको क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकालना तो कैसे निकाले, हाफ इंटू वन ऑफ द डायगोनल, हाफ इंटू कोई भी एक डायगोनल इंटू उस पर डाले गए परपेंडिकुलर का सम. सो हाफ इंटू AC ब्रैकेट में BE प्लस DF, BE प्लस DF. सो ये क्वाड्रिलैटरल का एरिया अगर निकालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वाड्रिलैटरल में. अगर किसी क्वाड्रिलैटरल में कोई सर्कल जा रहा है तो ऑपोजिट साइड्स का सम सेम होता है, यानी कि A प्लस C इज इक्वल टू B प्लस D. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. A प्लस C इज इक्वल टू B प्लस D. पैरेललोग्राम का एरिया, समांतर चतुर्भुज, बेस इंटू हाइट. अगर ये इसका बेस है और इस पर हाइट h है तो B इंटू h. ये पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला. एक और फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम के एरिया का, AB इंटू BC इंटू साइन थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, सो AB इंटू BC इंटू साइन थीटा. रोम्बस, रोम्बस यानी कि सम चतुर्भुज. क्या होता है रोम्बस, जिसमें सारी साइड्स बराबर होती. लेट ऑल द साइड्स आर S S S S, ऑल द साइड्स आर सेम. सो इसका एरिया जो है दैट इज हाफ D1 D2, हाफ D1 D2. D1 एंड D2 आर द डायगोनल, सो हाफ D1 D2, या फिर साइड स्क्वायर साइन थीटा. थीटा क्या है, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है रोम्बस का, ध्यान रखना. थीटा इज एनी एंगल ऑफ द रोम्बस. रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यानी कि आयत, रेक्टेंगल यानी कि आयत. सपोज ये एक रेक्टेंगल है, तो इसकी लेंथ L है, ब्रेड्थ B है. सो पेरीमीटर 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B, एरिया L इंटू B, और जो डायगोनल होता है दैट इज अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सपोज ये ट्रेपेजियम ABCD, इसका आपको एरिया बताना है. सो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. मान लो ये 20 है, ये 12 है, और इसकी हाइट सपोज 16 है, तो इसका एरिया हाफ ऑफ 12 प्लस 20 इंटू 16. सो विल गेट हाफ ऑफ 32 इंटू 16. तो ये 16 इंटू 16 दैट इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट पॉइंट, कभी भी आपको एक ट्रेपेजियम दिया और उसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे, तो एक ट्राइंगल जो ये बन रहा है, मान लो ये पॉइंट O था, तो AOB और एक COD, ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे, ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे, और सिमिलैरिटी का यूज होगा. अब क्वेश्चन में क्या बनेगा, एक तो रेशो की बात करेगा, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO इज इक्वल टू AB अपॉन CD. एक तो ये बात कर सकता है. दूसरा इनके एरियाज की बात कर सकता है. एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, इनके एरियाज की रेशो AB का स्क्वायर अपॉन CD का स्क्वायर, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो का स्क्वायर, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो का स्क्वायर. सो AOB और COD. चलो अगला पॉइंट देखते हैं. एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल. मान लो एक सर्कल, ये आर्क है, एक सर्कल, उसके सेंटर पर जो एंगल बन रहा है और जो सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है, सर्कमफ्रेंस पे अगर थीटा बन रहा है तो सेंटर पे 2 थीटा डबल होता है. सो एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल मेड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस एक्सेप्ट द आर्क. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. मान लो ये एक सर्कल है, ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, क्योंकि ये भी यहां बन रहा है, ये भी यहां बन रहा है. एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री. सेमी सर्कल में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री. ये ध्यान रखना, जब भी दो कॉर्ड्स चाहे सर्कल के अंदर मिले चाहे सर्कल के बाहर मिले, मान लो AB एक कॉर्ड थी, CD एक कॉर्ड थी, इसे एक्सटेंड करा तब जाके P पे मिल रही है, तो A से लेकर P तक, B से लेकर P तक, AP इंटू BP इज इक्वल टू C से लेकर P तक, D से लेकर P तक, CP इंटू DP. नेक्स्ट, टैंजेंट सीकेंट थ्योरम. क्या होता है टैंजेंट सीकेंट थ्योरम? P से T एक टैंजेंट है और ये एक सीकेंट है, तो PT का स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB. PT का स्क्वायर इज PA इंटू PB. साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल? एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसकी चारों वर्टेसेस सर्कल पे लाया करती है, उसको साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कहा जाता है. सो ये चारों वर्टेसेस सर्कल पे लाया करें, ऑपोजिट एंगल्स के सम 180, तो A प्लस C 180, B प्लस B 180.
और इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के बराबर। सो ई किसके बराबर? ए के बराबर। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ऑल्दो ये कम पूछा जाता है सीडीएस में, बट मैं फिर भी एक बार आपको फटाफट फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला, कोई भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस चाहिए तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कभी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस चाहिए तो ये। नेक्स्ट इज इंटरनल डिवीजन। क्या होता है इंटरनल डिवीजन? मान लो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, पी कोई पॉइंट है जो ए बी को डिवाइड कर रहा है एम और एन की रेशो, ए से पी तक एम, बी से पी तक एन। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं xy। तो x की वैल्यू कैसे आती है? m x2 n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। ऐसे y के कोऑर्डिनेट्स m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अगर ये पॉइंट बाहर होता तो एक्सटर्नल डिवीजन लग जाता, एवरीथिंग वुड बी सेम, बस प्लस की जगह माइनस साइन आता था, प्लस की जगह माइनस साइन आता। तो अब देखो ये फॉर्मूला है एक्सटर्नल, सेम सिर्फ प्लस की जगह माइनस। स्लोप ऑफ अ लाइन, कोई भी लाइन है उसका स्लोप बताना है, यानी कि उसकी ढाल बतानी है। सो स्लोप की डेफिनेशन तो होती है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। स्लोप कैसे निकालते हैं? एक तो फॉर्मूला है tan थीटा, एक फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। कभी भी किसी लाइन का स्लोप बताना, मान लो ये एक लाइन है, इसमें मैंने आपको बोला एक पॉइंट है 3,4, एक पॉइंट है -5,7, ऐसे ही मैंने कुछ पॉइंट ले लिए, स्लोप बताना। सो y2 माइनस y1, 7 माइनस 4 इज 3, x2 माइनस x1 माइनस 8, सो आंसर इज -3/8। ठीक है, सो स्लोप इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। मैंने ऐसे पॉइंट ले लिया, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। कभी भी आपको दो इक्वेशन दिए, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब या तो ये कंसिस्टेंट होंगी, कंसिस्टेंट मतलब इनका कम से कम एक सॉल्यूशन होगा, संगत होंगी, या फिर इनकंसिस्टेंट होंगी, असंगत होंगी, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर कंसिस्टेंट होंगी तो क्या पॉसिबिलिटी? या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, बहुत सारे सॉल्यूशन। यूनिक कब होता है? जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। दो लाइंस बनती हैं, किसी एक पॉइंट पे कट करेंगे, हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस है इसका ग्राफ, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, वही यूनिक सॉल्यूशन। इनफाइनाइट का मतलब पहली लाइन ये, दूसरी लाइन भी ये, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस यानी कि संपाती रेखाएं। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 बराबर होगा। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर हुआ बट c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं हुआ, तब होता है नो सॉल्यूशन, यानी कि पैरेलल लाइंस, ये कभी आपस में नहीं मिलेंगे, यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं हो। तो ऐसे केस में सबसे पहले आपको क्या करना है? a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 निकाल। अगर वो इक्वल नहीं हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर वो इक्वल हो गया तो फिर हम c1 अपॉन c2 निकालेंगे। अगर वो c1 अपॉन c2 के बराबर भी आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर वो c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं आया तो नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज अरिथमेटिक। अब अरिथमेटिक में देखो परसेंटेज बहुत सिंपल है, आपको परसेंटेज सॉल्व करना आता है, आपने वैल्यूज याद करी हुई है तो काम बहुत आसान। बट ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, पहला चेंज x, अगला चेंज y, सो x प्लस y प्लस xy बाय 100। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस में आपको पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। एक ये बहुत ज्यादा यूज में आता है, अगर दो आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस सेम, एक पर p% का प्रॉफिट हुआ, एक पर p% का लॉस हुआ, तो पूरी ट्रांजैक्शन में नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। अगर दो आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस सेम है, एक पर p% प्रॉफिट हुआ और एक पर p% लॉस हुआ, तो पूरी ट्रांजैक्शन में p² 100% का लॉस। ठीक है, अगर दो आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस सेम है, एक पर p% प्रॉफिट, एक पे p% लॉस, तो पूरी ट्रांजैक्शन में नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। अगर दो आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस सेम है, एक पर p% प्रॉफिट, एक पे p% लॉस, तो हमेशा क्या होगा? लॉस होगा कितने का? p² 100%, p² 100%। अब एक बात ध्यान रखना, जब डिस्काउंट की बात आती है, मार्क्ड प्राइस, तो एक बहुत कॉमन फॉर्मूला, मार्क्ड प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। P होता है प्रॉफिट परसेंटेज, D होता है डिस्काउंट परसेंटेज। नेक्स्ट इज सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। देखो सिंपल इंटरेस्ट भी परसेंटेज की एप्लीकेशन है, तो अगर आपको परसेंटेज आता है और आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या है, भाई मैंने किससे 10,000 रुपए लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है 3 साल के,
1 साल का 15%, तो 3 साल का 45%, 10,000 का 45%, 4500, बस इतना चैप्टर है, ठीक है। अदरवाइज फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर एन। P is the principal, R is rate of interest, N is number of terms। ये अमाउंट का फॉर्मूला है, मिश्र धन। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, उसका डिफरेंस पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, ठीक है। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, फॉर्मूला पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, ब्रैकेट में आर बाय 100 प्लस 3। ये भी इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज इसको नोट कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता 2 साल का और 3 साल। रेशो एंड प्रोपोर्शन, देखो जब हम रेशो एंड प्रोपोर्शन की बात करते हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल रेशो का मतलब पता होना चाहिए, क्या है रेशो का मतलब, ठीक है। आपको रेशो सॉल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है। एक चीज आपको यहां पर ये बताओ, कभी कभी क्वेश्चन आता है ए और बी की रेशो दी है, बी और सी की दी है, वो आपसे पूछता है ए बी सी, तो ये फास्ट होना चाहिए। मान लो ये 2 3, ये 4 5, तो हम कैसे करते हैं, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 3 5 जा 50, आंसर इज 8 12 50। ये बताओ आप, ऐसे ही 4 में भी होता है, 4 वेरिएबल्स में भी होता है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट आपको बताओ। दूसरा, रेशो का मतलब क्या, अगर एक ए और बी की रेशो 2 3 है, तो एक को 2x मान लिया, एक को 3x मान लिया, सॉल्व कर लोगे। फिर पार्टनरशिप आता है, पार्टनरशिप में बस ये ध्यान रखना है, अगर 2 लोगों ने इन्वेस्ट करा है I1 I2, टाइम पीरियड है T1 T2, तो उनका जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशो में बटेगा, I1 T1 is to I2 T2, बस ये ध्यान रखना। प्रोपोर्शन में क्या ध्यान रखना, अगर मैं प्रोपोर्शन की बात करूं तो प्रोपोर्शन में ये ध्यान रखना, जब भी 2 नंबर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं तो उनकी रेशो कांस्टेंट होती है, उनकी रेशो कांस्टेंट होती है। और अगर 2 नंबर्स इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं, अगर 2 नंबर्स इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं तो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। अगर मैं बोलता हूं ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन, तो इसका सिंपल मतलब है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अगर मैं बोलता हूं ए बी एंड सी आर इन प्रोपोर्शन, ए बी एंड सी आर इन प्रोपोर्शन, क्या होता है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, और बी को मीन प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और बी की वैल्यू अगर निकालनी हो तो रूट ए सी। फिर आपको मिक्सचर एलिगेशन बताओ, मिक्सचर एलिगेशन में कैसे आप एलिगेशन अप्रोच लगाते हो, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है। अरिथमेटिक में बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा, बिकॉज पूरे सीडीएस में 15-17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरे अरिथमेटिक। टाइम एंड वर्क, कोई भी क्वेश्चन आ जाए टाइम एंड वर्क का, ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। सबसे पहला स्टेप, काम को मान लो 20 और 30 का एलसीएम 60 यूनिट्स। अब ए का 1 दिन का काम 3 यूनिट्स, बी का 1 दिन का काम 2 यूनिट्स। अब कुछ भी पूछे आप इजीली सॉल्व कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइम स्पीड डिस्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट, डी इज इक्वल टू एस इनटू टी, ये फॉर्मूला है। अब या तो इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे या तो रेशो लॉजिक का यूज करोगे। सो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट, इक्वेशन बनाना और रेशो लॉजिक का यूज करना। इसके बाद अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड में आपको पता होना चाहिए, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर मैंने डी डिस्टेंस, अगर मैं आपको बोलूं किसी ने डी डिस्टेंस कवर करा S1 स्पीड पे और डी डिस्टेंस कवर करा S2 स्पीड पे, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। इसके बाद आपको बताओ रिलेटिव स्पीड, अगर 2 ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन, 2 ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन, तो उनकी रिलेटिव स्पीड होती है SA माइनस SB, अगर सेम डायरेक्शन है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड हो जाती है SA प्लस SB। जब ट्रेन के क्वेश्चन आते हैं, अगर ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस जो कवर करती है लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर वो आदमी को पार कर रही है, पोल को पार कर रही है या पेड़ को पार कर रही है, तो ऑब्जेक्ट की लेंथ 0, ठीक है। बस ट्रेन के क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, जनरली डिस्टेंस आपको मिलेगा मीटर्स में और स्पीड मिलेगी किलोमीटर पर आवर में, तो यूनिट पे ध्यान रखना। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, एंड 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। अच्छा, ये मैंने आपको बोला है कि हमारी एनालिसिस होनी है 3 तारीख को, यहां पर 3 तारीख को मैं कीज आपसे डिस्कस करूंगा और 4 को मैं आपको पेपर डिस्कस करा दूंगा, तो प्लीज डोंट मिस दिस। CDS 2023 पेपर 2 की कंप्लीट आंसर की
ठीक है, आपको मिल जाएगी 9 बजे। और बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो जल्दी नहीं, बट वो गलत देंगे, आई गारंटी यू, अगर आप कहोगे तो मैं उनकी गलतियों के साथ आऊंगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट इज 2D मेंसुरेशन। जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स मोर। अब बात करते हैं 2D मेंसुरेशन की। 2D मेंसुरेशन में सबसे पहले आपको यूनिट्स पता, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। हर यूनिट अपनी पिछले यूनिट का 10 गुना। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर 10 डेसीमीटर, 1 डेकामीटर 10 मीटर, 1 हेक्टोमीटर 10 डेकामीटर, 1 किलोमीटर 10 हेक्टोमीटर। कैपिटल डी होता है डेकामीटर, जो मीटर से बड़ा है। स्मॉल डी यूज करते हैं डेसीमीटर के लिए, जो कि मीटर से छोटा है। सो एक तो ये पता, जब भी आपको बोला जाए कि एक ऐसा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर स्क्वायर बनाया गया, सबसे बड़ा स्क्वायर, सबसे बड़ा स्क्वायर, तो इस स्क्वायर की साइड बताओ। अगर ये ट्राइंगल का बेस बी था, ये परपेंडिकुलर था, तो ये जो साइड होती है वो होती है बी इंटू पी अपॉन बी प्लस, और अगर एरिया बताना हो तो बस स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, एक राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी सबसे बड़ा स्क्वायर बनाओगे तो उसकी साइड बी इंटू पी अपॉन बी प्लस। रेगुलर हेक्सागन क्या होता है? रेगुलर हेक्सागन एक ऐसा हेक्सागन जिसकी सारी साइड्स बराबर हैं और सारे एंगल्स बराबर, और सारे एंगल्स कितने हैं? 120 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर आपको होता है अगर सारी साइड्स एस हैं, बेसिकली रेगुलर हेक्सागन को अगर यहां सेंटर से ज्वाइन करा जाए तो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं। सारी साइड्स अगर एस हैं तो पेरीमीटर तो क्या हो जाएगा? 6s, पेरीमीटर हो जाएगा 6s। एरिया क्या होगा? एक ट्राइंगल का होता है √3/4 साइड स्क्वायर, तो 6 का हो जाएगा 6 इंटू √3/4 साइड स्क्वायर, सो 3√3/2 साइड स्क्वायर। रेगुलर हेक्सागन पे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, देखो ऐसे पूछ लेगा आपसे, मान लो ये आपको रेगुलर हेक्सागन दिया, वो कहेगा, मान लो इसको शेड कर दिया, कहेगा इसका एरिया बताओ पूरे हेक्सागन में। सो ये आपको 1/6 है, क्योंकि 6 ट्राइंगल बनते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन ऐसे दे देगा, ये है, अब वो कहेगा इसको 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 ज्वाइन कर दिया, ऑल्टरनेट ज्वाइन कर दिया, तो ये ध्यान रखना है डायरेक्ट 1/2 होता है। जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कैसे, आपको दे देगा ऐसे क्वेश्चन है, मान लो इसको ज्वाइन कर दे। अब इसमें देखो ये भी तो एक ही ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल, तो अगर ये पूछ ले, ये वाला पूछ ले 1/6, अगर वो आपको ऐसे दे दे, आपको ऐसे दे दे, सपोज क्वेश्चन में मैंने आपको जैसे ये दे दे, अब आप देखो ये 2 ट्राइंगल्स होते हैं, वो आपको इतना बांट दे दे, तो 2/6, 2/6 इज व्हाट? 1/3। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इजीली आप कर पाओगे अगर आपको रेगुलर हेक्सागन का आइडिया। सर्कल के बेसिक्स, एरिया ऑफ सर्कल πr², सर्कमफ्रेंस 2πr, r जो कि रेडियस। सेमी सर्कल, अगर सेमी सर्कल है, आधा सर्कल है, तो एरिया भी आधा हो जाएगा πr²/2। सर्कमफ्रेंस ये वाला पार्ट, क्योंकि पूरे का 2πr होता है, तो ये πr और ये r प्लस r, सो πr प्लस 2r। क्वाड्रेंट 1/4 ऑफ अ सर्कल, तो एरिया 1/4 πr, सर्कमफ्रेंस ये वाला पार्ट 2πr/4 यानी कि πr/2, ये r, सो πr/2 प्लस 2r। सेक्टर, ये बेसिकली सेक्टर है। अब अगर इसका एरिया बताना पूरा 360 होता तो πr², थीटा है तो πr² θ/360। अगर हम बात करते हैं एक और फॉर्मूले की, एरिया का एक और फॉर्मूला होता है हाफ LR, L है लेंथ ऑफ द आर्क, यहां से लेकर यहां तक ये L है लेंथ ऑफ द आर्क, इसकी भी बात करता हूं। फॉर्मूला है हाफ LR, और लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकलता है? 2πr θ/360, ये लेंथ ऑफ द आर्क है। सेगमेंट का एरिया, भाई ये सेक्टर था, इस सेक्टर से ये ट्रायंगल हटा दोगे तो ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट का एरिया निकालना, तो पूरे सेक्टर का एरिया πr² θ/360 माइनस ट्रायंगल का एरिया हाफ r² sin थीटा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑलरेडी CDS के एग्जाम, प्लीज नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेंथ ऑफ कॉर्ड, कभी भी आपको एक सर्कल दिया गया उसमें ये कॉर्ड है, मान लो AB, इसकी लेंथ बतानी है, तो इसकी लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 2r sin θ/2, थीटा क्या है? जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, तो 2r sin θ/2। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो मैंने आपको बोला ये एक सर्कल है, ये कॉर्ड है AB, ये सेंटर पर एंगल बना रहा है 90, रेडियस है 10 सेंटीमीटर,
अब आपसे बोला जाए ए बी की वैल्यू बताओ, सो ए बी की क्या वैल्यू होगी, 2r, r is sin 45 which is 1/√2, so that is 10√2 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोलेगा ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, शेडेड रीजन बताओ। तो देखो ये बहुत आसान है भाई, ये तीनों सेंटर्स को ज्वाइन करते हो तो वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है। मान लेते हैं सर्कल का रेडियस r है, यहां पर सबके रेडियस सेम है, ये ध्यान रखना। सो ट्राइंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड 2r हो गई, 2r का स्क्वायर माइनस 3 सेक्टर, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है तो सारे 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री यानी कि 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब आधा सर्कल, सो हाफ पाई r स्क्वायर, so this is √3r स्क्वायर माइनस हाफ पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ जाता है। स्क्वायर बहुत ही प्यारी फिगर होती है, स्क्वायर सिमेट्रिक फिगर, सारी साइड सेम, सारे एंगल्स 90, डायगोनल्स बराबर, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। अगर स्क्वायर की साइड ऐसे है तो डायगोनल होता है √2s, एरिया होता है साइड स्क्वायर या फिर डायगोनल का स्क्वायर बाय 2, और पेरीमीटर 4s। ये ध्यान रखना, कभी भी एक स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाया गया तो यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर। अब कुछ भी पूछे वो इसी पॉइंट से सॉल्व होगा, कुछ भी क्वेश्चन आ। अच्छा, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, आपको बोला जा सकता है कि एक स्क्वायर है, उसके अंदर सर्कल बनाया गया या उसके बाहर बनाया गया। अंदर बनाया गया जो सारी साइड्स को टच कर रहा है, बाहर बनाया गया जो सारी वर्टिसेस से पास हो रहा है। अगर स्क्वायर की साइड ए है, तो जो अंदर सर्कल बन रहा है, अभी आपको बताया था भाई, क्योंकि डायमीटर ए के बराबर है तो रेडियस a/2, इन रेडियस हो जाएगा a/2, सर्कम रेडियस बाहर वाले का रेडियस, क्योंकि देखो ये जो है ये इसका डायमीटर है बाहर वाले का, जो कि डायगोनल होता है √2 है, उसका भी आधा, तो a/√2, यानी अंदर सर्कल बन रहा है तो a/2, बाहर बन रहा है तो a/√2, और दोनों की रेशियो जो होती है 1/√2। प्लीज नोट डाउन दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्वायर के अंदर सर्कल बनेगा तो उसका जो रेडियस होगा स्क्वायर की साइड का आधा, और अगर बाहर बनेगा तो साइड अपॉन √2। नेक्स्ट इज मेंसुरेशन 3D। सो अब बात करते हैं मेंसुरेशन 3D की। क्यूबॉइड यानी कि घनाभ क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम छोड़ देते हैं। जैसे टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB 2BH 2HL, उसमें 2LB हटा दो यानी कि 2BH प्लस 2HL, तो ये आ जाता है 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B इंटू H। वॉल्यूम L इंटू B इंटू H। डायगोनल √L² प्लस B² प्लस H²। क्वेश्चन होगा क्यूबॉइड का डायगोनल बताओ या फिर लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन द रूफ, दैट इज √L² प्लस B² प्लस H²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओपन बॉक्स, अब बॉक्स खुला हुआ है, इसका टोटल सरफेस वैसे होता है 2LB 2BH 2HL। अब LB हट गया क्योंकि ऊपर से खुला है, तो ऊपर वाला LB काउंट नहीं होगा, तो LB प्लस 2BH 2HL। इसको ऐसे भी बोला जाता है एरिया ऑफ वेट सरफेस, गीली सतह का क्षेत्रफल, वहां पर भी यही फॉर्मूला यूज होगा। कोन में कर्व सरफेस एरिया πRL। अब कोन कुछ इस तरह की फिगर होती है, इसको हम बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। भाई ये रेडियस है, ये हाइट है और ये स्लांट हाइट है। यहां रिलेशन है कि भी L² इज इक्वल टू H² प्लस R²। सो कर्व सरफेस एरिया πRL, टोटल सरफेस एरिया πRL प्लस R, वॉल्यूम 1/3 πR²H। फ्रस्ट्रम छिन्नक, ये ऊपर वाला यहां तक रेडियस स्मॉल है, यहां कैपिटल है, ये हाइट और ये स्लांट हाइट। जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं πR प्लस RL, टोटल सरफेस एरिया πR प्लस RL, ऊपर वाला πR², नीचे वाला पाई कैपिटल R², वॉल्यूम 1/3 πH ब्रैकेट में R² प्लस RR प्लस स्मॉल r। स्लांट हाइट H² प्लस R माइनस R का होल स्क्वायर, सो दिस इज फ्रस्ट्रम। स्फेयर यानी कि गोला, अब स्फेयर में चाहे कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, दैट इज 4πR², वॉल्यूम 4/3 πR³। हेमिस्फेयर आधा स्फेयर, तो कर्व सरफेस एरिया तो ये होगा जो कि 2πR², बट टोटल निकालोगे तो 3πR², वॉल्यूम 2/3 πR³। ये यहां पर लिखा है स्फेयर में
कर्व सरफेस एरिया और टोटल हो, एक ही बात है, 4πr², वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ये थोड़ा प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है तो यहां ऐसे कर लेना, 4/3 पाई आर क्यूब, 2πr², 3πr², यहां पर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 1/4, अगर 1/4 पूछ लिया जाए, 1/4 ऑफ अ स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया πr², टोटल सरफेस एरिया 2πr², वॉल्यूम 1/3 पाई आर। ठीक है, ये ध्यान रखना। हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर में अगर वॉल्यूम बतानी है तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। राइट सर्कुलर सिलेंडर, अब देखो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, अगर इसका रेडियस r है, इसकी हाइट h है, तो कर्व सरफेस एरिया 2πrh, टोटल सरफेस एरिया 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, वॉल्यूम πr² h। सो कर्व सरफेस एरिया 2πrh, टोटल सरफेस एरिया 2πr h प्लस r, वॉल्यूम πr² h। हॉलो सिलेंडर, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इसको जरा ध्यान से देखना। खोखला बेलन, कर्व सरफेस एरिया 2πh ब्रैकेट में r प्लस r, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं इसको, वो माइनस कर देते हैं, ये प्लस है 2πh ब्रैकेट में r प्लस r, टोटल सरफेस एरिया 2πr प्लस आर एच प्लस 2π कैपिटल r² माइनस r², तो ये फॉर्मूला आ जाता। वॉल्यूम हॉलो सिलेंडर जो अंदर बन रहा है πr²h, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब मटेरियल की बात करी जाएगी। सो पाई कैपिटल r² माइनस स्मॉल r²h। जब भी आप एक रेक्टेंगुलर शीट को फोल्ड करते हो और सिलेंडर बनाते हो, तो देखो फोल्ड कहां पर करो, अगर आपने लेंथ के अलोंग फोल्ड करा, अगर आपने लेंथ के अलोंग फोल्ड कर, फोल्डेड अलोंग लेंथ, तो ये ध्यान रखना लेंथ बनेगा 2πr, लेंथ बनेगा 2πr और ब्रेड्थ बनेगी हाइट। अगर आपने फोल्ड करा अलोंग ब्रेड्थ, फोल्ड करा अलोंग ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ बनेगा 2πr और लेंथ बनेगा हाइट, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स, तो अब हम बात करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की। सबसे पहले जब भी आपको मीन निकालना हो, यानी कि माध्य, ये एवरेज की तरह होता है, तो सारे नंबर्स को ऐड करो, डिवाइड बाय जितने नंबर्स हैं, या फिर अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है उनकी, तो फ्रीक्वेंसी को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, समेशन ऑफ fi अपॉन एन, समेशन ऑफ fi अपॉन एन। अब आप देखो, अगर मीडियन निकालना, मीडियन होता है माध्य का, सबसे पहले नंबर्स को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर। मीडियन होता है बीच वाली टर्म, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो एक ही टर्म होगी मीडियन, दैट इज n + 1/2th टर्म। मान लो 11 टर्म्स है, तो मीडियन क्या होगा, 11 में एक ऐड करा, डिवाइड बाय 2, 12 डिवाइड बाय 2, 6th टर्म। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, मान लो 10 टर्म्स है, तो मीडियन कौन सा होगा, 10 का आधा 5, 5th, और नेक्स्ट टर्म 6, उन दोनों की एवरेज। यानी कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो मीडियन क्या होगा, अरिथमेटिक मीन किसका, n/2th टर्म का और उसकी अगली टर्म, n/2th टर्म का और उसकी अगली टर्म। मान लो 50 टर्म्स है, तो मीडियन क्या होगा, 25th टर्म और 26th टर्म की जो एवरेज होगी, दैट इज योर मीडियन। अब ये ध्यान रखना, कभी कभी आपको ग्रुप्ड और कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा, तो उसमें मीडियन कैसे निकालते हैं, ये बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, तो इसको नोट कर लेना। फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस f कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू h। समझाता हूं क्या, L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सी होगी, मान लो टोटल फ्रीक्वेंसी जो है 25 है, ठीक है, तो आप बस ये चेक करो 25 का आधा 12.5 से जस्ट अगला 13 कहां पर आ रहा है, उसको मीडियन क्लास बोलते हैं। सो पहले आपको मीडियन क्लास पता चल गई, मान लो जो भी क्लास होगी, तो L उसकी लोअर लिमिट, जैसे होता है ना 10 to 15, तो 10 होगा लोअर लिमिट, यहां पर n/2 जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसका आधा, अगर 25 है तो 25/2, 100 है तो 100/2, माइनस कैपिटल F। कैपिटल F क्या होता है, उससे प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि सबको ऐड करके जो आता है, डिवाइड बाय स्मॉल f। स्मॉल f होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है, जैसे 10 से 15 अगर मीडियन क्लास है तो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी, इंटू h होता है जो क्लास साइज है, जैसे 10 से 15 है तो 5, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। मोड निकालना, ऐसे कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड, पहले तो मोड होता क्या, मोड होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है उसको हम मोड बोलते हैं। जैसे मैं आपको यहां पर एग्जांपल देता हूं, मान लो मैंने आपके सामने नंबर लिखा 1 2 2 3 3 4 3, अब यहां 3 3 बार आया, सबसे ज्यादा 3 आया, तो मोड 3 है।
मोड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। सो मोड यूनिक नहीं होता, एक से ज्यादा हो सकते हैं। बट अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी होगी तो फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एफ माइनस एफ वन अपॉन 2f माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होती है, वो वाली क्लास जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। सो एफ क्या है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। एफ वन क्या, उससे जस्ट प्रीवियस क्लास की जो सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, सॉरी उससे जस्ट प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव नहीं, खाली फ्रीक्वेंसी। और ऐसे ही यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है उसका डबल, ये उससे पहले वाली की, ये उससे बाद वाली, इनटू एच। एच वही है जो आपका विड्थ होती है, क्लास साइज बोल सकते हो। एक फॉर्मूला होता है, अगर मोड, मीडियन और मीन दिया हुआ है तो ये जरूर ध्यान रखना, मोड, मीडियन और मीन के बीच में रिलेशनशिप। मैंने इसको कैसे याद करा हुआ है, मेरे को ये याद रहता है मोड लेफ्ट पे है, वो मेरे को याद रहता है, आगे का मुझे याद नहीं रहता था। तो मैंने कैसे याद करा, मैंने कहा बड़े आदमी को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। बड़े आदमी को मतलब जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, लोग ऐसा ही करते हैं ना जनरली। तो इसके पास 3 वॉवल्स है, ठीक है, और 3 बड़ा नंबर है, तो बड़े को वैल्यू ज्यादा दी जा रही है, 3 लिखा, और इसमें 3 वॉवल्स हैं तो मेरे को याद रहता है 3 आएगा। मीन में 2 ही वॉवल्स हैं तो 2 आएगा। सो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेना। ये होता है फॉर एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि अगर सिमेट्रिकल होगी तो मीन, मीडियन, मोड बराबर होता है, बट फॉर एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये फॉर्मूला हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। हमारी कंप्लीट आंसर की विद एनालिसिस आपको मिलेगी 3 सितंबर को 9 बजे। मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, जहां पर एक सेशन होगा जहां पर आपको सारे आंसर्स बताए जाएंगे। बिकॉज 3 सितंबर को आपका पेपर है, उसमें आप क्वेश्चंस करते हो, अब आप उसके बाद चाहते हो कि आपको आंसर्स फटाफट पता चल जाए, तो हम आपको एक्यूरेट आंसर की देंगे मैथ्स की, ठीक है, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो मैं आंसर की आपको मैथ्स की दूंगा एंड वो एक्यूरेट होगी। अगले दिन मैं उसकी पूरी एनालिसिस कराऊंगा। अगर कई लोगों ने उसके गलत क्वेश्चंस कराए हैं तो मैं वो भी लेके आऊंगा कि वो क्या गलतियां करा रहे हैं, ठीक है, क्यों लेके आऊंगा वो गलतियां, जिससे कि सबको समझ आ जाए कि यार लेके आओ तो सही लाओ ना, गलत तो मत पढ़ाओ, ठीक है। तो वो हम लेके आएंगे, वो डिस्कस करा जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और, अगर किसी ने हमारा बैच ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो। अगला सीडीएस का बैच कब आ रहा है, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी हमसे पढ़ चुके हैं और अगर वो हमारे बैच को दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए हम फीस में वेवर कर देंगे, सो दैट उनको थोड़ा फायदा हो, ठीक है। और अभी मैं एक सेशन और लेके आऊंगा जहां पर लास्ट मिनट टिप्स की बात करूंगा। क्या आपको ध्यान रखना है पेपर से जस्ट पहले, आज ऑलरेडी 28 हो चुकी है, 3 को हमारा पेपर है, तो लास्ट मिनट टिप्स, ठीक है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीजें हैं, वो सब बात करेंगे, ठीक है। सो अच्छा आज 29 हो गई, 28 दिन है, 29, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक्स टू ऑल, बाय बाय।